हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज है 3 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 अक्टूबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। सुबह में वीडियो नहीं बन पाई थी क्योंकि अचानक से घर आना पड़ गया था, और कल की भी वीडियो आपको पीपीटी में उन पर ही मिलेगी क्योंकि अभी तो मैं यहीं पर हूँ, और परसों से आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिजिटल बोर्ड पर मिलेगा। चलिए, लेकिन शुरुआत करेंगे हम लोग कल के करंट अफेयर के रिविजन से, फिर आज की करंट अफेयर को पढ़ते हैं। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया गया, आप जानते हो, महात्मा गांधी जी की जयंती पर। लेकिन दो महत्वपूर्ण दिवस थे 2 अक्टूबर को, दो महापुरुषों की जयंती थी। एक तो महात्मा गांधी जी की और दूसरा था लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो दोनों जयंतियां मनाई गई कल। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बनाए गए प्रवीर रंजन, और अभी ड्रोन कवच अभ्यास का आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा प्रवीण कुमार, यहीं याद रख लेना, वो आईटीबीपी के महानिदेशक बने हैं। और अभी हाल ही में तेलंगाना में बथुकम्मा महोत्सव आयोजित किया गया। 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। एक तो सबसे बड़े बथुकम्मा पुष्प अलंकरण का, और दूसरा 1354 महिलाओं द्वारा अत्यधिक समन्वित प्रदर्शन करने का। इसके अलावा बालोद जिला, ये भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है, छत्तीसगढ़ का जिला है। आईसीसी ने अभी महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है, और यूनिसेफ के सहयोग से ये शुरू किया गया है। पर्यटन विभाग में वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीत लिया है आंध्र प्रदेश ने। इसके अलावा अभी इंटरनेशनल एमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नॉमिनेट किया गया है दिलजीत दोसांझ को। जापान ओपन जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। इस बार ये 2 ग्रैंड स्लैम भी जीते हुए हैं, एक तो यूएस ओपन और एक ये जीते हैं फ्रेंच ओपन। इसके अलावा अभी इंग्लैंड के क्रिकेटर क्रिस वोक्स ने संन्यास लिया है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया। ये वो क्वेश्चन थे जो आपने कल डिटेल में पढ़े थे, आज आपने रिवीजन किए। अब आज की करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसकी क्विज पीडीएफ सब आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर आप जाकर के इसकी डिटेल पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कब से ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2027 से, ध्यान रखना इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी 1 अक्टूबर बीता हुआ है 2025 का। तो हो सकता है आप सोचो कि 1 अक्टूबर 2025 से ये नियम लागू हो, लेकिन नहीं। 1 अक्टूबर 2027 यानी 2 साल का मौका दिया गया है कि 2 साल के अंदर अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, इनमें एक ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली हो। अब ये चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाओ, चाहे आप कुछ भी ऐसा उसमें इंजन में लगाओ, कुछ भी ऐसा करो जिससे पीछे से गाड़ी आ रही हो इलेक्ट्रिक बैटरी वाली, तो आपको आवाज़ आ जाए एटलीस्ट। खास करके जो पैदल जा रहे हैं आगे यात्री, या जो साइकिल्स जा रहे हैं, रिक्शे जा रहे हैं, उनको पता चल जाए कि पीछे गाड़ी आ रही है। नहीं तो कई मामले में आप देखते हो कि ये जो बैटरी वाला आती है गाड़ी, चाहे रिक्शा हो, चाहे ऑटो हो, या फिर जो कार वगैरह है, उसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है, जिस वजह से कई कई बार सतर्क नहीं होता है सामने वाला व्यक्ति और एक्सीडेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1 अक्टूबर 2027 से इलेक्ट्रिक वाहन में ध्वनिक चेतावनी वाहन प्रणाली लागू होगी। ठीक है ना? इसे आप फुल फॉर्म में अगर आप कहोगे इंग्लिश में, AVAS का मतलब एकॉस्टिक व्हीकल वार्निंग सिस्टम लगेगा। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर के नए महानिदेशक कौन बने? तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स के नए महानिदेशक बन गए हैं वीरेंद्र वत्स। वीरेंद्र वत्स का नाम याद रखना, डी ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं वीरेंद्र वत्स। ठीक है ना? ये बने हैं एनसीसी के नए महानिदेशक। मैंने अभी आपको 2 महानिदेशक कल बताए थे, अभी रिवीजन फिर करेंगे हम लोग। खैर, ये जनरल गुरबीर पाल सिंह का स्थान लेंगे, जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर थे इस पद पर। तो लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स जो हैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स के नए महानिदेशक होंगे। एनसीसी जो है एक रिजर्व पुलिस मानी जाती है, मतलब आप समझो कि वैसे तो कहीं आप कहीं पर इनको ड्यूटी लगते हुए नहीं देखोगे कि कहीं पर बॉर्डर पर खड़े हों या फिर कहीं स्पेशल जगह पर, लेकिन एक रिजर्व फोर्स के रूप में ये काम करते हैं। और कभी कोई आपदा वगैरह आती है तो इसमें भी ये लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन माना जाता है, खास करके इसमें युवाओं को जोड़ा जाता है। एनसीसी के तहत मतलब आप समझो युवा अवस्था में ही व्यक्ति जो है वो ट्रेंड हो जाते हैं, और आगे जब भी कोई काम लगता है तो एनसीसी सर्टिफिकेट जिनके पास होता है, मतलब जो क्वालिफाइड होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। उनको प्रेफरेंस भी दिया जाता है। अगर कोई सैन्य संगठन में या कोई ऐसे डिफेंस में अगर नियुक्ति भी होती है तो एनसीसी वालों को प्रेफरेंस दी जाती है। खैर, एनसीसी की स्थापना 1948 में हुआ था, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। महानिदेशक अब हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। एकता और अनुशासन इसका मोटो है, पूछा जाएगा मोटो। अब पिछले दिनों में जो नियुक्ति हुई थी उनका रिवीजन करेंगे।
अभी कल हम लोगों ने क्या क्या बात किया था कि प्रवीर रंजन और प्रवीर कुमार, इन दोनों को 2 CAPF का बनाया गया था। अब NCC भी, ये भी CAPF का हिस्सा है समझो। तो CISF के बने थे महानिदेशक प्रवीर रंजन, ITBP के प्रवीर कुमार। शिरीष चंद्र मुर्मू RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने थे। R वेंकट रमणी, ये भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्यकाल एक्स्ट्रा पाए हैं 2 साल का। शैलेश चंद्रा टाटा मोटर्स के MD CEO बने हैं। और मिथुन मनहास BCCI के 37वें अध्यक्ष बने हैं। सुधांशु वत्स को एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। और वहीं वंदना गुप्ता संचार लेखा महानियंत्रक बनी है। पवन कुमार बजंथरी पटना हाईकोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला, हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत DA की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। देखो, इस क्वेश्चन का लेने का मतलब था आपको DA को समझाना। कई लोग जो हैं वो DA वगैरह को समझ नहीं पाते हैं कि DA होता क्या है। डियरनेस अलाउंस इसे कहते हैं या महंगाई भत्ता कहते हैं। ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं और जो पेंशन भोगी होते हैं उनके लिए होता है। तो अमूमन ये 3% बढ़ता है। अक्सर आप देखोगे तो 3% बढ़ता है, नहीं तो कभी कभी 2% भी बढ़ा दिया जाता है। तो अभी इस बार 3% की बढ़ोतरी की गई है। इससे 1.18 करोड़ एम्प्लॉयज़ को और पेंशनर्स को बेनिफिट्स मिलेगा। अब ये DA होता क्या है इसको समझ लो। देखो, आप जानते हो समय के साथ महंगाई बढ़ती जाती है, तो ऐसे में जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको महंगाई का भत्ता दिया जाता है। ये भत्ता आपके पुराने वेतन आयोग पर जो बेसिक पे डिसाइड होता है उसके अनुसार बनता है। अब बेसिक पे क्या होता है, तो देखो, जब भी कोई सैलरी मिलती है तो उसमें एक तो होता है बेसिक पेमेंट, एक होता है DA, फिर HRA, फिर इसके बाद बाकी के अलाउंसेस। अगर मान लो ट्रेवल करते हो, आपका जॉब प्रोफाइल कुछ इस प्रकार से है, ट्रेवल करना पड़ता है तो ट्रेवल अलाउंस या और भी बाकी प्रकार के अलाउंसेस मिलते हैं। तो ये सारे अलाउंसेस मिल करके तब आपको जाकर इन हैंड सैलरी मिलती है। उसमें से भी NPS कट जाता है, ठीक है। तो जो बचता है वो आपको इन हैंड मिलता है। ये सैलरी स्ट्रक्चर ये सब मैं आपको इस वीडियो में समझा चुका हूँ। 8वें वेतन आयोग में अभी 2 साल का और इंतजार है। 8वें वेतन आयोग को लेकर के इस वीडियो को मैंने बनाया था और अभी जल्दी ही बनी है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हो या फिर आप सर्च कर सकते हो 8वां वेतन आयोग MJT एजुकेशन। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से समझाया हुआ है कि ये वेतन बनता कैसे है और 8वां वेतन आयोग लगेगा कब, और लगेगा तो कितनी बढ़ जाएगी सैलरी। ये देखने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और उसी के बाद आपको DA वगैरह HRA वगैरह सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई समस्या होती है तो आप मुझे बताइएगा। देखो, एक मोटा मोटा चीज़ जानो ये कि ऐसा नहीं है कि जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो अचानक से सैलरी दोगुनी हो जाएगी। नहीं, टेक्निकली कागज़ों में तो दोगुनी हो जाएगी या दोगुनी से ज़्यादा भी हो सकती है, 2.5 गुना हो सकता है। लेकिन इन हैंड जो मिलेगा उसमें मुश्किल से 5 से 10 हज़ार का ही फ़र्क देखने को मिलेगा। ये चीज़ कैसे होगा ये समझने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। डबल ट्रिपल तो डबल या 2.5 गुना तो होगी 8वां वेतन आयोग लगने के बाद, लेकिन जो आपको हाथ में मिलेगा पैसा वो 2.5 गुना नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात आप अगर जो लोग वीडियो देखे होंगे वो समझ रहे होंगे तो वो कमेंट करके बताएं कि कैसे। चलिए, इसके अलावा संकल्प बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं संकल्प बैच। करंट अफेयर स्टैटिक जीके का 100% बाइलिंगुअल है। आप टॉपिक वाइज क्लासेज यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। डिटेल क्लास नोट्स मिलेगी आपको, 12 मंथ की ई बुक मिल रही है, 30+ स्ट्रेटेजी के क्लासेस और आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल रही है। तो मतलब आप 2025 का 2024 का सब तैयार कर सकते हो। और हाँ, जो लोग NTPC वाले हैं उनका डेटा आ चुका है, एग्जाम सिटी इंटीमेशन आ चुकी है। तो आप लोग जो है 2024 का अगर लेना चाहते हो संकल्प बैच तो वो भी अवेलेबल है, वो भी ले सकते हो। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है इसी साल का करंट अफेयर पूछा जाएगा। आप जानते हो अच्छे से रेलवे को कि पिछले 2 साल के करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं, तो आप उनको तैयार करके चलिए। बाकी UPSI वालों के लिए मूल विधि और संविधान की ई बुक आई हुई है और UPSI, MPSI, दिल्ली पुलिस SI, बिहार SI सब में काम आएगा। क्योंकि इसमें ये 3 नए कानून हैं जो सरकार द्वारा लागू किए गए हैं, इसको आप जरूर लीजिए। ये सब चीज़ें आपको हमारे एप्लीकेशन MJT ऐप पर मिलेगी, गूगल प्ले स्टोर पर। अगला, निम्न में से किस शहर में एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया। एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार मतलब जो गंदा पानी होता है, अपशिष्ट पानी जो होता है निकलता है, जो वेस्ट वाटर होता है, उसका ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में बना हुआ है, ये एशिया का सबसे बड़ा है। मुख्यमंत्री दिल्ली की हैं रेखा गुप्ता, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ये एशिया का लार्जेस्ट STP है। ओखला में, दिल्ली के ओखला में इसका उद्घाटन किया गया है। 40 एकड़ में ये परियोजना बनाई गई है और लागत 1161 करोड़ आने वाले हैं। तो वित्तीय सहायता जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA से मिली है, मतलब इन्होंने फंड किया है।
40 लाख निवासियों को सेवा प्रदान करेगा दक्षिणी दिल्ली, साउथ दिल्ली में। और इससे जो है विद्युत उत्पादन, सीवेज उपचार के बाद ए श्रेणी का कीचड़ निकालने में ये सक्षम होगा। ओके, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। कौन से अभिनेता पहली बार हुरून रिच लिस्ट के अरबपति क्लब में शामिल हुए हैं? तो साथियों अभी हुरून रिच लिस्ट आई। अब रिच लिस्ट में आप जानते हो हुरून इंडिया की अगर रिच लिस्ट आएगी तो उसमें टॉप 3 टॉप 4 नाम तो बदलते नहीं हैं, वही अंबानी, अडानी, शिवनादर, यही लोग रहते हैं टॉप 3 में। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हुआ है कि पहली बार शाहरुख खान इस लिस्ट में एंट्री मार गए हैं। शाहरुख खान अपनी ज़िंदगी में पहली बार अभी नेशनल अवार्ड पाए थे कुछ दिन पहले ही, और अभी पहली ही बार इन्हें हुरून रिच लिस्ट में अरबपति क्लब में शामिल होने का मौका मिला है। देखिए, SRK एंटर्स बिलियनियर क्लब फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये टॉप लिस्ट में आ चुके हैं। मुकेश अंबानी सबसे अमीर व्यक्ति हैं, गौतम अडानी एंड फैमिली सेकंड पर हैं, थर्ड पर हैं रोशनी नाडर। तो शाहरुख खान इसमें एंट्री मार चुके हैं कि संपत्ति है, नेटवर्थ है कितना, 12,490 करोड़, 12,490 करोड़। अगला, तीसरा उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो तीसरा उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव ये बिहार में हुआ है। तीसरा संस्करण है इसका, ठीक है, थर्ड एडिशन है उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का। तो ये अभी बिहार में आयोजित किया गया हुआ है। आप ये देख पाओगे 25 से 28 सितंबर 2025 तक ये आयोजित किया गया बिहार में, ठीक है। तो साहित्य अकादमी, संस्कृत मंत्रालय और बिहार गवर्नमेंट के द्वारा मिलकर के इसका आयोजन किया गया पटना में, बिहार की राजधानी है। उन्मेषा का मतलब होता है विचारों का जागरण और उद्घाटन करना, ठीक है। तो लेखक, कवि, अनुवादक, प्रशंसक, इन सब के लिए एक मंच था जहां पर इसका आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी इसमें एज ए चीफ गेस्ट बुलाए गए थे। अगला, आनंदीबेन पटेल और हेमा मालिनी के बाद PM मोदी ने हाल ही में किसकी आत्मकथा पर प्रस्तावना लिखी है? अब देखो, इसको स्पेशली मैंने आनंदीबेन और हेमा मालिनी जी को बीच में डाला है क्वेश्चन में, है ना, नहीं तो फिर आप कहते कि गुरुजी फिर बोल दिए ससुराल। खैर, जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई हुई है, और जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा में जो प्रस्तावना है, जो सबसे पहला पेज होता है, उसको लिखा है PM मोदी ने, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी 2 लोगों का लिख चुके हैं, इसीलिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, ठीक है। इटालवी प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा है आई एम जॉर्जिया, इसकी प्रस्तावना PM मोदी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स, ये पुस्तक का पूरा नाम है, पूछा जा सकता है। इनकी तीसरी प्रस्तावना है PM मोदी द्वारा लिखी गई। इससे पहले उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश में ही मेरठ से सांसद हेमा मालिनी जी की प्रस्तावनाएं ही लिख चुके हैं। अगला, हाल ही में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप चैंपियन, विश्व शूटिंग चैंपियन में 26 पदकों के साथ भारत मेडल टेबल में किस स्थान पर रहा? तो देखो, जब ISSF शूटिंग चैंपियनशिप की बात आती है ना, तो मैक्सिमम केसेज में भारत टॉप पर ही रहता है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में जब भी बात आती है मेडल टेबल की, तो भारत ने भी इस बार टॉप किया है, 26 मेडल जीते हैं, और 26 मेडल के साथ ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में भारत टेबल टॉपर रहा है। 8 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं, 8 ब्रांज है टोटल। मुकेश नेल्लावली जो है ये जूनियर वर्ल्ड कप में अंतिम दिन पुरुषों की 25 मीटर की पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड जीता। ओवरऑल भारत रहा टॉप पर, ठीक है। अगला, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मनोरंजन, आयोजनों और पर्यटन के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए 4 नई वीजा श्रेणियां शुरू की? तो ये 4 नई वीजा श्रेणियां, वीजा कैटेगरीज शुरू की गई है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। मतलब UAE चाह रहा है कि जो AI के एक्सपर्ट्स हैं, या जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हैं, या जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं और जो पर्यटन के विशेषज्ञ होते हैं, उनको आकर्षित किया जाए, अट्रैक्ट किया जाए, वो यहाँ पर आएँ, जिससे दुबई और ज़्यादा समृद्ध होगा। तो ये चाह रहा है UAE कि इन लोग आएँ। और वहीं अमेरिका क्या चाह रहा है कि जो लोग हैं, जो लोग आ रहे हैं, और पैसा दे करके आएँ। एक घमंड होता है, एक होता है स्वागत का भाव, है ना। तो UAE इस समय स्वागत का भाव क्यों रख रहा है? क्योंकि इसको पता है कि जिस दिन इसका तेल खत्म उस दिन इसका खेल खत्म। और अब अगर टूरिस्ट पर काम नहीं करेंगे, टूरिज्म पर काम नहीं करेंगे, तो और कुछ हमारे पास है नहीं, है ना। तो इसलिए ये लोग टूरिज्म को इतना बढ़िया से डेवलप कर रहे हैं कि हर प्रकार के आप देखोगे ये चाहते हैं कि आयोजन खेलों का हमारे यहाँ हो, जिससे हमारे यहाँ लोग आएँ। आप देखो, जब भी होता है कि भाई एशिया कप में डिस्प्यूट है, भारत पाकिस्तान एक साथ खेलना होगा तो यहाँ नहीं हो पाएगा, तो UAE कहता आ जाओ हमारे यहाँ खेल लो। महिलाओं का हुआ या पुरुषों का हुआ या किसी भी और प्रकार का ऐसा आयोजन हुआ, UAE तुरंत लपक लेता है उसको कि आ जाओ हमारे यहाँ हो जाएगा, हम करवा देंगे, आ जाओ।
वो क्यों करता है? जिससे उसी मैच को देखने के बहाने हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक वहाँ पर आए। अब भाई मैच देखने जाओगे एक देश से दूसरे देश, तो ऐसा है नहीं कि स्टेडियम से जा करके वापस चले जाओगे ट्रेन पकड़ के। ट्रेन तो आओगे नहीं, आना प्लेन से है, तो कुछ दिनों का वीज़ा होगा तो कहीं और भी इधर से घूमोगे ही। तो यही है फ़ायदा पर्यटन से, वन टाइम इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम एन्जॉयमेंट होता है। तो यूएई 4 वीज़ा प्रणालियाँ शुरू किया हुआ है। अब चलो वीज़ा की बात आई है तो दो चीज़ें मैं बताऊंगा। पहले तो जो लोग नए हैं उनको वीज़ा नहीं समझ में आता है तो उनको मैं बता दूं वीज़ा होता क्या है। तो देखो, आपको अपने देश में घूमना हो अगर फ्लाइट से मतलब कि प्लेन से, तो आपको केवल टिकट की ज़रूरत होती है। ठीक है, टिकट कटाओ, अपने देश भर में घूम सकते हो। आपको प्लेन से यात्रा करने के लिए पासपोर्ट नहीं चाहिए। बहुत लोग तो इसीलिए कन्फ्यूजन में नहीं बैठते हो, जाओ बैठो प्लेन में। दूसरा, अगर आप अपने देश से दूसरे देश में जा रहे हो, किसी भी दूसरे देश में, तब आपको एक डॉक्यूमेंट अपने सरकार से बनवाना पड़ता है आपकी आइडेंटिटी के लिए। उसे कहते हैं पासपोर्ट। ठीक है ना? पहले के ज़माने में पासपोर्ट नाम कैसे पड़ा कि पहले पोर्ट के माध्यम से सब जाते थे। पोर्ट मतलब बंदरगाह, क्योंकि भाई प्लेन तो चलता नहीं था, नाव ही था। तो बंदरगाह के मामले में जाते थे सब, तो एक पास बनवाना पड़ता था कि भाई हमारे पास ये पोर्ट पर जाने के लिए पास है। तो वही पासपोर्ट नाम तब से पड़ गया और वही फेमस हो गया, वर्ड फेमस। तो खैर, तो वो अपनी ही गवर्नमेंट से बनवाना पड़ता है आपकी आइडेंटिटी के लिए। फिर उसके बाद आता है कि आप जिस देश में जा रहे हो उस देश से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन इस ऐसा कि हम आपके देश में आ रहे हैं, तो वो देश कहेगा क्यों आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो, कितने दिन के लिए आ रहे हो, कब जाओगे। तो ये सब चीज़ दे करके आओगे कि नहीं आओगे हम डिसाइड करेंगे, तुम्हें यहाँ आना है कि नहीं आना है। तो फिर आप उस देश की एजेंसी से आकर वो एक डॉक्यूमेंट बनवाते हो, वो परमिशन लेते हो। तो जो परमिशन लेते हो उस परमिशन को कहते हैं वीज़ा। यानी वीज़ा आपको जिस देश में जाना होता है उस देश से लेना होता है। पासपोर्ट आपको सिर्फ एक बार बनवाना होता है, जो अपनी गवर्नमेंट से बनवाना होता है अपनी आइडेंटिटी के लिए। ठीक है जी। चलिए, तो अब ये वीज़ा की बहुत प्रकार की कैटेगरियाँ होती हैं भाई। कोई बिजनेस पर्पज से जा रहा है, कोई एजुकेशन से जा रहा है, कोई वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा है, कोई टूरिस्ट वीज़ा पर जा रहा है। तो इसलिए अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। अब इसी में जो बहुचर्चित रहा है वीज़ा वो रहा है H1B वीज़ा। ठीक है, अब H1B वीज़ा क्या है? H1B वीज़ा अमेरिका ने ऐसे रिक्रूटर्स के लिए, कंपनियों के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए जारी किया था कि वो अपने एम्प्लॉय के लिए दे सकें अगर विदेशों से हायर कर रहे हैं तो। मतलब जैसे अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कंपनियां हैं, तो इनके लिए कोटा बनाया गया कि आप कंपनियां हो तो आपको हम H1B वीज़ा की कैटेगरी बनाते हैं। आप अगर बाहरी विदेशी एम्प्लॉय को हायर करना चाहते हो, मतलब आप इंडिया से, चाइना से या कहीं और से हायर करना चाहते हो, तो आप अपने इस कोटा के ज़रिए उसको हायर कर सकते हो। बदले में आपको जो कोटा दिया गया है उस कोटा के माध्यम से जो आप हायर करोगे उसकी हमें फ़ीस देनी पड़ेगी। अब वो फ़ीस हुआ करती थी पहले, अभी तक मुश्किल से $2000 या $3000। अब वही फीस बढ़ाकर $1,00,000 कर दी गई है, मतलब 50 गुना बढ़ा दिया गया है। इंडियन करेंसी में बात करें तो 90 लाख रुपया कर दिया गया है लगभग में। तो 88 से 90 लाख रुपया आप कोई पे करेगा तब फिर वहाँ पर जाएगा, मतलब उस व्यक्ति को नहीं देना होता है। ध्यान रही, अभी बहुत लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न ये भी है कि अगर आपको विदेशी किसी कंपनी में काम करने जाना है, जॉब करने जाना है, तो आपको 90 लाख का वीज़ा बनाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कंपनी देगी आपके लिए, अगर आपको वो हायर कर रही है तो आपको अगर उस काबिल समझेगी तो आपके लिए वो पे करेगी। लेकिन बात यही आती है ना, जब आप 1 करोड़ लायक होगे, 1 करोड़ 2 करोड़ सैलरी लायक होगे, तभी ना 90 लाख कोई खर्च करेगा आपके लिए। कोई कंपनी क्यों खर्च करेगी? नहीं तो कहीं और से हायर कर लेगी। बस वही बात है। इसीलिए फ़र्क जो है वो पड़ेगा इंडियंस पर ज़्यादा, क्योंकि 70% से ज़्यादा H1B वीज़ा के धारक इंडियंस हुआ करते थे। चलिए, अब तो वीज़ा आपको समझ में आ गया। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो अबू धाबी इसकी राजधानी है, यूएई दिरहम यहाँ की मुद्रा है, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अगला, निम्न में से किस देश में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया? तो P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस ये अभी मनाया गया है सऊदी अरब में। कहाँ पर? सऊदी अरेबिया में ये दिवस मनाया गया है P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ। तो तेलुगु लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। P4 जागरूकता कार्यक्रम था सऊदी अरब तेलुगु एसोसिएशन के द्वारा, यानी साटा के द्वारा ये मनाया गया। पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप, P4 मॉडल, ठीक है, PPPP। तो साल 2047 तक शून्य गरीबी ये कार्यक्रम का लक्ष्य था और इस लक्ष्य को आपको याद रखना है। बाकी सऊदी अरब की राजधानी रियाद होती है, मुद्रा रियाल होती है, क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। और तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। इसकी PDF आप जैसा कि जानते हो टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दी जाएगी।
वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान में कुल चीतों की संख्या कितनी है, तो 27 चीते हैं और मैक्सिमम इसमें मध्य प्रदेश में है। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट आई है, इसमें भारत 66वें स्थान पर रहा है। आज आपको क्या बताना है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती इस बार मनाई गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, बताइएगा। हाल ही में आईटीबीपी का महानिदेशक किसे बनाया गया है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करिए और संकल्प बैच जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि संकल्प बैच है आपका संकल्प सिलेक्शन पाने का। तो संकल्प लीजिए, इस बार सिलेक्शन लेना है करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के, यहाँ से लीजिए लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, मात्र 299 में भी हुआ है। यूज कोड रावन RAVAN विदाउट एनी स्पेस कैपिटल लेटर। तो आप ये यूज़ कीजिए MJT ऐप पर जाकर, आपको वीडियो कोर्स सेक्शन में कोर्स मिल जाएगा। डेमो के लिए या फिर किसी भी सहायता के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।